मुकेश जी, 7 महीने हो गए चैनल लॉन्च हुए और बहुत ही चुपचाप चैनल लॉन्च हुआ और प्रतिष्ठित हो गया और अच्छे चैनल से माना जाता है। तो ये कैसे हुआ, मतलब थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। देखिए, पहले शुरू से ही विजन साफ था कि हमें क्या करना है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था। जब कंफ्यूजन होता है तभी चैनल ये समझ नहीं पाते कि आखिरकार हमारा रास्ता क्या है, हमें करना क्या है। हमने पहले दिन से तय कर लिया कि हमारा चैनल पॉलिटिकल होगा। हम केवल न्यूज़ और करंट अफेयर्स पर रहेंगे। हम ज्योतिष, बाबा, चमत्कार, अंधविश्वास नहीं दिखाएंगे। तो हमारा एक कंटेंट पहले से तय हो गया। फिर ये इसका दूसरा हिस्सा ये था कि अगर हम यही दिखाएंगे तो इसमें नया क्या करेंगे। तो उस मोर्चे पर भी हम लोगों ने काम किया, नए ढंग की प्रोग्रामिंग तैयार की। न्यूज़ में कैसे हम अंदर की खबर निकाल कर उसको दिखाएं। एक तो होती है कि इंफॉर्मेशन आ जाती है, आप खबरें ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद उनके खबरों की तह में जाकर और उसके नए पहलू को कैसे उद्घाटित करें। तो ये 2-3 चीज़ें हमने शुरू से जब तय कर ली तो उसी को लेकर चले और पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ हमने चाहा कि कंटेंट हम रखें लोगों के सामने। और उसी का नतीजा है कि लोग एक विश्वसनीय चैनल के रूप में देखते हैं। लोकप्रियता भी अच्छी खासी इसे हासिल हुई है। और अगर व्यापारिक दृष्टि से देखें तो वहाँ भी चैनल सफलता की ओर है। वॉइस ऑफ इंडिया एक ज़माने में शुरू हुआ था और आप ज़्यादातर आप लोगों की टीम उसमें हुआ करती थी और वो बिखर गया, नहीं चला, और एक वही टीम है जिसने एक चैनल को प्रतिष्ठित कर दिया। मतलब सफलतम चैनल माना जाता है नए चैनल्स में जो है। तो इन दोनों कंट्रास्ट को क्या देखते हैं? अगर बहुत संक्षेप में बताना हो कि उसकी असफलता के पीछे राज क्या था और इसकी सफलता उसके बरक्स जो है उसी टीम से कैसे। देखिए, दो तीन हिस्से हैं इसके। एक तो मैनेजमेंट क्या चाहता है। अगर मैनेजमेंट ठीक ढंग से काम करना चाहता है, सही लोगों का चुनाव करता है, सही लोगों को इकट्ठा करता है और उनको पूरी आज़ादी देता है काम करने की, तो उससे एक शुरू में ही सफलता सुनिश्चित हो जाती है। वॉइस ऑफ इंडिया में ये नहीं था। वॉइस ऑफ इंडिया में जो मालिकान थे वहीं से सारी गड़बड़ी शुरू हुई। टीम वहाँ बहुत अच्छी थी, वहाँ भी अच्छे लोग, मेहनत से काम करने वाले लोग थे। सब चाह रहे थे कि एक, और आपको याद होगा कि शुरू में सबने बड़ी उम्मीदें की थी। अच्छी ठीक ठाक मेहनत की थी, है ना। और शुरू में जब लॉन्च हुई तो चैनल भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद गड़बड़ा गया। यहाँ पर ये हुआ कि हमें प्रबंधन से पूरा सहयोग मिला, पूरी आज़ादी मिली। हम जैसा चैनल चाहते थे वैसा चैनल हम गढ़ने में के लिए कामयाब। कहीं वहाँ पे पावर सेंटर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, यहाँ पे पावर सेंटर नहीं है। एक बात आप हैं जो फैसले लेते हैं और ये भी तो कोई मतलब एक नहीं, मुझे नहीं लगता पावर सेंटर। तो मैंने कहा ना कि मालिकान अगर एक प्रोफेशनल टीम को ला कर बिठा दे और उससे बोले कि अब तुम चैनल बनाओ, उन पर छोड़ दे, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। ये मालिकान ही पॉलिटिक्स को भी शुरू करवाते हैं ज़्यादातर। मतलब आपका मानना है कि चैनलों में जो राजनीति होती है इंटरनल, जो एक नेगेटिव पॉलिटिक्स होती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का संरक्षण होता है। बहुत बड़ा। अगर मैनेजमेंट नहीं चाहेगा तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो राजनीति करे, एक दूसरे के खिलाफ कुछ गोलबंदी करे। हालांकि आप तो कहते हैं कि हम लोग का चैनल पॉलिटिकल चैनल है और राजनीति भी होनी चाहिए यहाँ पे आंतरिक रूप से। हम तो अपने स्टाफ से कहते हैं कि भैया राजनीति करो, लेकिन वो राजनीति ये है कि अच्छे के लिए राजनीति, जिसमें आपका भी भला हो, चैनल का भी भला हो। ऐसी राजनीति करने के लिए हम न केवल अपने स्टाफ को बल्कि अपने दर्शकों को भी प्रेरित करते हैं। स्लोगन है, सीखिए राजनीति, कीजिए राजनीति। मैं उस राजनीति का जिक्र कर रहा था जिसमें एक विध्वंसक राजनीति होती है, जो सारी चीज़ों को ध्वस्त करते चलती है, सभी को नुकसान पहुंचाती है। वॉइस ऑफ इंडिया में जो हुआ वो सभी के लिए नुकसानदेह हुआ। मुकेश कुमार जी के बारे में कहा जाता है कि वो साल भर मतलब टिकते हैं, चैनल शुरू कराते हैं और उसको इस्टेब्लिश कर देते हैं और फिर साल भर बाद अपनी बुढ़िया बिस्तर या अपनी जो है लकुट कमरिया उठा के चल देते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या आगे? इस संस्थान में मुझे 1.5 साल से ज़्यादा हो रहे थे। तो ये जो धारणा बनाई हुई है हमारे मित्रों ने और कुछ हमारे चिंतकों ने, तो उनको इसका कोई जवाब, ये अपने आप में जवाब है कि मैं टिका हुआ हूँ, चैनल अच्छे से चल रहा है बिना किसी विवाद के, और एक दिशा उसकी तय है और कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है इस चैनल पर कि आगे क्या होगा।
ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आपको लगता है कि चैनल हेड्स को जो है मतलब मीडिया हाउस बदलते रहना चाहिए, बजाय कि एक जगह टिक के ही पूरी जिंदगी गुजार देना चाहिए? इन दोनों में क्या फर्क क्या है? कोई एक सीधा फार्मूला नहीं है जी। अगर मुझे अनुकूल स्थितियां मिलें, काम करने की आज़ादी मिले, रचनात्मक संतोष मिले, तो मैं क्यों बदलता रहूँगा? जी। सीधी सी बात यह है। इसे दूसरे संदर्भों में नहीं देखना चाहिए कि केवल बदलने के लिए बदलना है, ये नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं तो फिर क्यों बदलना है? अगर नहीं मिल रही है तो फिर क्यों रहना है? ये भी सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों रहना है, बिल्कुल यही मतलब कहीं ना कहीं अगर एक संपादक को लगता है कि उसको उसकी जो आज़ादी है काम करने की, एक एज ए जर्नलिस्ट जो है उसे जो मिली हुई है, फ्रीडम मिली हुई है, वो अगर किल हो रहा है स्पेस, तो उसे छोड़ देना चाहिए। डेफिनेटली अपने को एक छोटी सी जिंदगी मिली है, उसको हम भी तो जीना चाहते हैं। ठीक है, चैनल हैं, अखबार हैं, उनके लिए बढ़िया काम करना, दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए अच्छी सामग्री गढ़ना, ये हम लोग का लक्ष्य है जीवन का। एक सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता करना, अगर उसकी गुंजाइश नहीं दिख रही है तो हम क्यों अपना वक्त खराब करें, हम अपने जीवन के बहुमूल्य क्षण क्यों बर्बाद करें? तो ये इससे जुड़ा हुआ है। सिर्फ नौकरी के लिए आप पत्रकारिता में हैं और नौकरी के लिए किसी चैनल में वक्त गुजार रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। अगला टारगेट क्या है न्यूज एक्सप्रेस को लेके, जो है अगला लक्ष्य क्या है, वो क्या पाना है? एक चैनल के टारगेट तो अंतिम यही होता है कि वो चाहे कंटेंट की दृष्टि से हो, चाहे लोकप्रियता की दृष्टि से हो, और चाहे एक बिजनेस के रूप में हो, वो तीनों मोर्चे पर सफल हो। एक दिशा हमने पकड़ ली है, सफलता हमें लगातार मिल रही है। इन 6-7 महीनों में हम एक मुकाम पर पहुंचे हैं। अब यहाँ से हमें दूसरी छलांग लगाने की ज़रूरत है। हम अपने कंटेंट को और निखारने की कोशिश में हैं, कुछ नई चीज़ें और इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ कलेवर और बदलेंगे, और इसी तरह से इसे और लोगों के करीब जाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि एक फेज़ खत्म हुआ है, अब दूसरा चरण शुरू हो रहा है। एक सीढ़ी हमने चढ़ी, अब दूसरी सीढ़ी चढ़ने का समय आ गया है, तो उस दिशा में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र यादव जी के लिए आपने एक अनोखी पहल करवाई, जिसमें उनका लोक सम्मान करवाया जो है, और ये मुझे लगता है कि साहित्यकारों का सम्मान पत्रकार, जनता और साहित्यकार करें, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। तो ये आइडिया कैसे आया आपके मन में? देखिए, ये मेरा आइडिया नहीं था, बहुत ही कई लोग थे इसमें, सब लोग 2-3 मीटिंग्स हुई। ये शुरुआत में तो ये था कि राजेंद्र यादव जी का जन्मदिन है और उस अवसर पर हमें कुछ करना चाहिए, वहाँ से शुरू हुआ था। और हम लोग ने तय किया था कि हम लोग आपस में मिलकर एक बढ़िया सा आयोजन करें और 1 लाख रुपए की राशि राजेंद्र यादव जी को भेंट करें। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी, लेकिन राजेंद्र यादव जी आप जानते ही हैं कि वो इस तरह के आडम्बरों उसमें पसंद नहीं करते हैं, तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि जन्मदिन पर कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि हम लोग करना चाहते थे तो उसको चलता रहा, और अब जाकर हम लोग उसको अंजाम दे पाए। और ये मैं समझता हूँ ये मेरी पहल नहीं थी, बहुत सारे लोग इस पहल से। नहीं, कल वहाँ पे संबोधन में संजीव, जो कथाकार संजीव ने आपका नाम लिया, खास करके जो है उनके, आपके बिना ये संभव नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं एक बढ़ चढ़ की भूमिका आपकी थी। संजीव जी बहुत उदार मना है, उन्होंने कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद अब सोचा जाना चाहिए। ये शुरुआत जो है वो उसको जारी रखनी चाहिए। हाँ, ये हमको आपको मिलकर और ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि पूरी हिंदी समाज जो साहित्य से, संस्कृति से कट गया है, इस दृष्टि से उसे विपन्न समाज के रूप में देखा जाने लगा है, वहाँ पर अगर इस तरह की प्रतिभाओं को और हस्तियों को सम्मानित करने की परंपरा शुरू होगी तो समाज में इनके लिए जगह बढ़ेगी, और इन चीज़ों के जिन रचनात्मक कार्यों में वो जुड़े हैं उनका सम्मान बढ़ेगा, तो हिंदी समाज उनके प्रति ज़्यादा आकर्षित होगा। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जुड़ा हुआ है, और लोक से जुड़ा जो सम्मान होता है वो सबसे बड़ा सम्मान होता है। कोई मीडिया सेठ साहूकारों का घराना, कोई सरकारी तंत्र अगर देता है तो वो तो ज़्यादातर जोड़ तोड़ पर आधारित होता है, वो गुटबाजियों का नतीजा होता है। लेकिन ये लोक सम्मान तो अंदर से आता है, और ये जनता करती है सम्मान। टेलीविज़न संपादकों में आमतौर पे एक छवि बनी हुई है कि वो बहुत चिल्लाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, गाली देते हैं, लेकिन आप उन कुछ संपादकों माने जाते हैं जो बेहद विनम्र, पढ़े लिखे और
एक संवेदनशील संपादक के बतौर आप हैं, जो कि बहुत कम लोग रह गए हैं या बहुत कम लोग हैं। तो अब आपको लगता नहीं कि आपकी विनम्रता से बहुत कुछ चीज़ें आपको बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता होगा? तो क्या क्या हर्ज है इसमें? उठाना चाहिए नुकसान, ठीक है। मतलब आप गाली देना डांटना नहीं सीखेंगे? नहीं, क्यों सीखना चाहिए? प्रेम से अगर बातें बन रही है, मुझे लगता है कि गाली देने और डांटने से बात बिगड़ती है। उसका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, गाली तो नहीं देता हूँ, लेकिन डांटने का जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मैं डांटता फटकारता भी हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दिन रात आप चीखते चिल्लाते रहें, लोगों को अपमानित करते रहें और उससे कोई चीज़ सुधर जाएगी, ऐसा तो मैंने होते किसी चैनल में देखा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा तरीका यही है कि लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, लोगों को प्रेम से समझाएं और उनका बेस्ट निकलवा कर चैनल को दें। मतलब अगर संपादक अगर धैर्य के साथ और विनम्रता से काम करते हैं तो मुझे लगता है कि टीम का मनोबल भी बढ़ता है और टीम भी डिप्रेस्ड कम होती है, बजाय कि जिन जगहों पे संपादक चिल्लाते हैं डांटते हैं वहाँ पे टीम बिल्कुल एक तरह की निराशा लोगों में घर करती है, एक तरह का उनका जो आत्मविश्वास है वो कमज़ोर होता है और ये सारी चीज़ें उनकी रचनात्मकता में बाधा खड़ी करती हैं। तो जब ये बाधित होने लगती तो चैनल भी की तरक्की भी बाधित होती है। इसलिए अच्छा लीडर वो है जो ऐसा माहौल पैदा करे जिसमें हर आदमी की क्रिएटिविटी पूरी तरह से उभर कर सामने आए और वो चैनल में जाए। हाँ, ये है कि कई बार वो क्रिएटिविटी का आकार बड़ा विद्रूप भी होता है, तो उसे एक शेप देना पड़ता है। तो उसको ध्यान में रखकर सबको संजोते हुए चलना ज़्यादा ठीक है। एक आखिरी सवाल कि आजकल पढ़ क्या रहे हैं आप? इतनी व्यस्तता के बीच क्या समय निकाल पा रहे हैं कुछ पढ़ने के लिए? आजकल 2-3 किताबें एक साथ पढ़ी जा रही हैं। एक तो संजीव जी की किताब है, नाम ठीक से मैं भी शायद भूल रहा हूँ, अभी लेटेस्ट आई है, उसको पढ़ रहा हूँ। और एक किताब पढ़ना शुरू किया है 1 मिनट करके, एक मेरे मित्र हैं गिरीश वशिष्ठ, उन्होंने भेंट की है। वो मुझे चाहते हैं कि मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी बनूं और उस पर केंद्रित तो किताब है, तो मैंने पढ़नी शुरू की है। उसको मुझे दे दीजिएगा, मतलब मैं चूंकि उस मोड में हूँ तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने पहले ही मुझे किताबें गिफ्ट की हैं, इसके लिए आपका दिल से आभारी हूँ मैं। मैं ज़रूर आपको दूंगा हूँ। मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ या मैं बनना चाहता हूँ, ये एक संदेह प्रश्न के घेरे में है, लेकिन उससे ज्ञान मैं ज़रूर हासिल करूँगा। ये है, बाकी लेखन हंस का चल रहा है और हम वतन में कॉलम लिख रहे हैं, ये सब चल रहा है। चलिए सर, शुक्रिया, फिर हम लोग बात करेंगे कुछ दिन बाद। थैंक यू।